आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप एवं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा के कौन कौन से रूप हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम तो हमको पता है कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, इसलिए ऊर्जा के कई रूप हो जाते हैं। तो वही जो रूप हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला रूप है हमारा ऊष्मा। तो ऊष्मा को हम पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि हम पहले ही देख चुके हैं कि घर्षण बल संरक्षी बल नहीं है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है यह कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, संरक्षी बल नहीं है। संरक्षी बल हम किसे कहेंगे? जिसमें कि जब कार्य किया जाता है तो उसमें ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में लॉस नहीं होता है, मतलब ऊष्मा के रूप में ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती। जबकि जो घर्षण बल है इसके कारण जब कार्य किया जाता है तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए घर्षण बल हमारा संरक्षी बल नहीं है। लेकिन कार्य घर्षण बल से संबंधित है। उदाहरण 6.5। तो उदाहरण जब हमने पीछे इसी एनसीईआरटी में पढ़ा था तो 6.5 उदाहरण में कुछ घर्षण बल की चर्चा हुई है। तो चूंकि घर्षण बल संरक्षी नहीं है, इसमें ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का निकास हो जाता है या ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा परिवर्तित होकर के निकल जाती है, पूरी कार्य में नहीं बदल पाती है। जबकि कार्य में घर्षण बल भी संबंध रखता है कार्य से। तो वही कह रहा है कि कोई एम द्रव्यमान का गुटका रुक्ष क्षैतिज पृष्ठ पर v0 चाल से फिसलता हुआ x0 दूरी चलकर रुक जाता है। यानी कोई m मास का कोई गुटका है और कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रुक्ष का मतलब रफ घर्षण युक्त, उसमें वो v चाल से चलता हुआ x दूरी चलता है और वहीं पर रुक जाता है। अब कह रहा है कि x0 पर गतिज घर्षण बल F द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? -Fx0। अब ध्यान दीजिए, घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल का विरोधी बल होता है। तो जिधर को हम फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, उसके विरोध में घर्षण बल लगेगा। इसलिए अगर हम घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की बात करेंगे तो हम अपने द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसके विपक्ष में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो अगर हमारे द्वारा किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन यानी Fx0 है, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य -Fx0 होगा, क्योंकि वो हमारे द्वारा लगाए बल के कारण जो कार्य हो रहा है उसके विरोध में कार्य करेगा। तो इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है। तो इसको ध्यान दीजिए कि घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो निगेटिव क्यों है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय से 12mv0² Fx0 प्राप्त होता है। तो कार्य ऊर्जा जो प्रमेय होती है हमारी, तो वो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, यानी ΔK वर्क डन। तो अब ΔK अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ΔK W हो जाएगा। तो W तो हमारा जो हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से अगर देखें तो ये ΔK आरंभिक गतिज ऊर्जा, तो आरंभिक 0 हो जाएगी क्योंकि अंत में पिंड रुक जा रहा है, और प्रारंभिक हमारी क्या होगी? 12mv क्षैतिज पृष्ठ पर v0 चाल से फिसलता हुआ x0 दूरी चलकर रुक जाता है, यानी ये प्रारंभिक है। तो v0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कार्य ये हो जाएगा -Fx0। अब इसको जब ये 0 हटा देंगे तो दोनों तरफ माइनस है तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 12mv0² Fx0 प्राप्त होता है। यदि हम अपने विषय क्षेत्र को यांत्रिक तक ही सीमित रखें तो हम कहेंगे कि गुटके की गतिज ऊर्जा घर्षण बल के कारण क्षयित हो गई है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम अपने सिस्टम को ये यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी तक ही सीमित रखें तो हम क्या कहेंगे
हम ये कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, वस्तु गति कर रही है, उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न, गतिज ऊर्जा है, वो क्या होगा, ये कार्य बन करके क्षयित हो गई है, यानी लॉस हो गया है, उसका खत्म हो गई है। तो जो खत्म हो गई है वो किस रूप में खत्म होगी, वही ऊष्मा के रूप में खत्म होगी या ऊष्मा के रूप में बदल जाएगी, क्योंकि ऊर्जा तो कभी खत्म होती नहीं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो खत्म होने का मतलब वहां से निकल गई है, और निकली किस रूप में, ताप के रूप में। इसीलिए जब घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शनल होता है, कहीं पर फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। तो मेज और गुटके का परीक्षण करने पर हमें पता चलेगा कि इनका ताप मामूली सा बढ़ गया है। ये पता चलेगा कि इनका ताप जो है वो बढ़ गया है। तो वो ताप किस लिए बढ़ गया है, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा द्वारा एक कार्य किया गया, ये ऊष्मा के रूप में बदल गया। तो वही कह रहा है कि हमें पता चलेगा कि इनका ताप मामूली सा बढ़ गया है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्षयित नहीं हुआ है, अपितु ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मेज और गुटके को स्थानांतरित हो गया है, जो गुटके और मेज की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देता है, इसलिए उसका तापमान बढ़ गया है। अब ये बात आपको शायद समझ में आ गई हो। अब आगे देखते हैं। शीतकाल में हम अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ के रगड़ कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अगर हथेलियों को आपस में रगड़ें तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम बाद में देखेंगे कि आंतरिक ऊर्जा प्रायः अणुओं की निरंतर यादृच्छिक गति से संबंधित है, यानी जो लगातार गति होती है उनकी इच्छा के अनुसार, रैंडम मोशन जिसको कहते हैं। यादृच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, कोई फिक्स नहीं है, जैसी मर्जी हो, या इसी को रैंडम कहते हैं। तो उसकी गति के कारण उनमें इंटरनल एनर्जी होती है वस्तुओं में। ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण की परिणात्मक धारणा इस लक्षण से प्राप्त की जा सकती है कि 1 किलोग्राम जल 10 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त करता है। तो जो ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी है, उसके स्थानांतरण यानी ट्रांसफर को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब हम पानी को अगर 1 किलो ले लें और उसको 10 डिग्री तक ठंडा करें, तो उससे बाहर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त होती है, यानी निकलती है। तो इस प्रकार से हमें ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में समझने का मौका मिला। अब आगे देखते हैं रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी। तो मानव जाति ने महानतम तकनीकी सफलता प्राप्त की जब यह पता लगा कि अग्नि को कैसे प्रज्वलित और नियंत्रित किया जाता है। हमने 2 फ्लिंट पत्थरों को आपस में रगड़ना यानी यांत्रिक ऊर्जा दे करके उन्हें गर्म होने देना और पत्थरों के ढेर को सुलगाना रासायनिक ऊर्जा सीखा, जिसके कारण हम सतत ऊष्मा प्राप्त कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 पत्थर लेंगे और उनको आपस में रगड़ेंगे, यानी यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो उनकी गति आपस में कराएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा देंगे, यानी उनको मैकेनिकल एनर्जी देंगे। तो उससे क्या होगा कि यही मैकेनिकल एनर्जी ऊष्मा के रूप में बदलेगी और पत्तियों के ढेर में आग लग जाएगी। तो वही जब आग लगेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, जलना, बर्निंग। जलना और कंबस्शन क्या है, सब रासायनिक ऊर्जा। तो यही यांत्रिक ऊर्जा अब ऊष्मा के रूप में बदल करके पत्तियों में आग लगा देती है। कहने का मतलब ये है कि यही यांत्रिक ऊर्जा अब रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल गई। तो वही कह रहा है कि पत्तियों के ढेर को सुलगाना सीखा, जिसके कारण हम सतत ऊष्मा प्राप्त कर पाए, यानी लगातार ऊष्मा हमें मिलती है। माचिस की एक तीली जब विशेष रूप से तैयार की गई रासायनिक सतह पर रगड़ी जाती है तो एक चमकीली ज्वाला के रूप में प्रज्वलित होती है। अब जो माचिस होती है तो उसकी तीली हम उसी में बाहर देखिए मसाला लगा रहता है, उस पर रगड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा का काम, जब रगड़ते हैं तो उसको हम गतिज ऊर्जा देते हैं, और उसमें रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण के कारण जो गतिज ऊर्जा दी गई है वो ऊष्मा के रूप में बदलती है घर्षण के कारण, और वही ऊष्मा के कारण उसमें जो मसाला लगा रहता है तिली में
वो आग पकड़ लेता है। तो आखिर हम ये आंतरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या ऊष्मा से फिर उसको जलाने में उपयोग करते हैं तीली को। जब सुलगाई गई माचिस की तीली पटाखे में लगाई जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप ध्वनि एवं प्रकाश ऊर्जाओं का भव्य प्रदर्शन होता है। अब यही माचिस की तीली जिसमें आंतरिक ऊर्जा को पहले ऊष्मा में बदला गया, ऊष्मा से फिर वो जलने लगी और जल करके प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा में बदली, और उसी को जब पटाखे में लगा दिया गया तो पटाखा धड़ाम से फूटता है, यानी फिर वही ऊर्जा ध्वनि और प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा इन तीन ऊर्जाओं में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की भिन्न भिन्न बंधन ऊर्जाओं के कारण उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी परमाणु है या अणु है तो अणुओं में आबंध होते हैं, उन आबंध को तोड़ने में जो ऊर्जा हमको देनी पड़ती है तो वो ऊर्जा से जब वो बंध टूटते हैं तो एक क्रमवार अभिक्रिया शुरू हो जाती है। तो वो जब अभिक्रिया होती है तो उनके टूटने से ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा क्यों निकलती है? क्योंकि जब बंध बना था तो उसमें ऊष्मा का लॉस हुआ था बंध बनते समय, तो उसमें जो बंध है वो भिन्न भिन्न बंधन ऊर्जाओं में। तो वही कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं की भिन्न भिन्न बंधन ऊर्जाओं के कारण उत्पन्न होती है। बॉन्ड एनर्जी उनकी अलग अलग होती है, तो जब वो आबंध टूटते हैं तो उनसे ऊष्मा निकलती है। एक रासायनिक अभिक्रिया यौगिकों की ऊर्जा इसके पृथक पृथक अंशों की अपेक्षा कम होती है। कह रहा है कि स्थिर रासायनिक यौगिक की ऊर्जा इसके पृथक पृथक अंशों की अपेक्षा कम होती है। तो अगर कोई केमिकल कंपाउंड है तो उसकी अगर हम एनर्जी की बात करें और उसके अलग अलग भाग की एनर्जी की बात करें तो कह रहा है जो कंपाउंड है उसकी एनर्जी कम होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है एक स्थिर रासायनिक यौगिक, मतलब वो स्थिर अवस्था में, जैसे कोई पटाखा है तो वो अभी रखा हुआ है तो उसकी ऊर्जा कम है, और जब उसमें रिएक्शन अभिक्रिया हो जाती है पटाखा भड़ाम से फूटेगा तो उसके जितने भाग हैं छोटे छोटे अंश वो तीव्र गति से इधर उधर जाएंगे, तब उनकी ऊर्जा बहुत तेज होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि एक रासायनिक यौगिक की ऊर्जा उसके पृथक पृथक अंशों की अपेक्षा कम होती है। जैसे पटाखा जब फूटेगा तो जो छोटे छोटे टुकड़े उसके होंगे बहुत भयंकर गतिज ऊर्जा होगी, ऊष्मा भी होगी, उसमें प्रकाश भी होगा, बहुत सारी ऊर्जा होंगी। तो जो पृथक पृथक छोटे छोटे टुकड़े उनकी ऊर्जाएं ज़्यादा होगी उस पूरे पटाखे की तुलना में। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः परमाणुओं की पुनः व्यवस्था है। जो रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ है वो ऊर्जा लेकर के अपने दूसरे रूपों में परिवर्तित होता है। तो वही कह रहा है कि फिर से जैसे H2 है और O2 है यानी पानी है और हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, जब इसको ऊर्जा देंगे तो ये पुनः दूसरे रूप में परिवर्तित होगी और पानी बन जाएगा। तो ये पानी ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, नया स्वरूप है जिसका नाम है H2O, जिसको हम वाटर कहते हैं या पानी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः परमाणुओं की पुनः व्यवस्था है, यानी फिर से पुनः व्यवस्थित हो रहे हैं। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादकों की ऊर्जा से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। ध्यान दीजिए, हाँ तो देखिए जो रिएक्टेंट है यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी ऊर्जा कह रहा है कुल ऊर्जा उत्पादकों की ऊर्जा से अधिक है। जो भाग ले रहे हैं अगर उनकी ऊर्जा ज़्यादा है और बनने वाले की ऊर्जा कम है तो जाहिर सी बात है कि बनने वाले की ऊर्जा कम है और जिससे बन रहा है उसकी ज़्यादा है तो ऊर्जा को आगे कम होना पड़ेगा। तो ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी, तभी तो कम होगी, तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। इसलिए ये अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्मा क्षेपी यानी एक्जोथर्मिक, बाहर निकलेगी ऊर्जा। एक्जो मतलब बाहर। यदि इसके विपरीत सत्य है तो ऊष्मा अवशोषित होगी, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा
शोषी होगी। अब अगर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक, जिनको रिएक्टेंट कहते हैं, उनकी ऊर्जा कम हो और जो हमारा बन रहे हैं प्रोडक्ट, जिसको उत्पाद कहते हैं, उसकी ऊर्जा ज़्यादा हो, इसका मतलब उसको ऊष्मा देना पड़ेगा बाहर से, तो वो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? ऊष्मा शोषी हो जाएगी, ऊष्मा सोख लेगी, क्योंकि उत्पाद जो बनेगा उसमें ज़्यादा ऊष्मा होना चाहिए और अभिकर्मक की ऊष्मा कम है, रिएक्टेंट की कम है, तो उसको हमें देना पड़ेगा ऊष्मा, तब अभिक्रिया से उत्पाद बनेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी, या अंग्रेजी में इंडोथर्मिक कहेंगे। कोयले में कार्बन होता है और इसके 1 किलोग्राम के दहन से 3 × 10⁻7 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो कहने का मतलब ये अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक होगी। रासायनिक ऊर्जा उन बलों से संबंधित होती है जो पदार्थों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये बल परमाणुओं को अणुओं में और अणुओं को पॉलीमेरिक श्रृंखला इत्यादि में बांध देते हैं। तो ये कह रहा है कि केमिकल एनर्जी जो होती है, तो उसके जो फोर्स होते हैं यानी बल होते हैं, वो क्या करते हैं कि कंपाउंड में स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, स्थायित्व यानी बांधे रखने का काम करते हैं। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी को हाथ से खूब तेज दबा दो तो एक ढेला बन जाती है। भुरभुरी मिट्टी हो, हाथ से दबाएंगे तो ढेला बन जाएगा। तो हाथ से जब दबाते हैं तो उसको बल लगा के दबाते हैं। तो जो रासायनिक आबंध है वो एक तरह से बल लगाया गया है, जिससे अणुओं का निर्माण हुआ। तो वही कह रहा है कि परमाणु से अणु बन जाएंगे, क्योंकि परमाणुओं का समूह ही अणु है, और अणु बहुत सारी श्रृंखला में जब चेन में इकट्ठा होंगे जंजीर की तरह, तो उसे पॉलीमेरिक श्रृंखला कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, अभी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इत्यादि में बांध देते हैं। कोयला, कुकिंग गैस, लकड़ी, पेट्रोलियम के दहन से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा हमारे दैनिक अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। तो कोयला है या जलने वाली गैस है, लकड़ी है, पेट्रोल है, इन सब के जलाने से जो एनर्जी निकलती है वो हमारे काम आती है। कोयला, लकड़ी, इन सब से हम लोग खाना बनाते हैं और पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं। अब आगे देखते हैं, आ गया विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण विद्युत बल्ब उद्दीपित होते हैं यानी जलते हैं, पंखे घूमते हैं और घंटियां बजती हैं। आवेशों यानी चार्ज के अट्रैक्शन एवं रिपल्सन यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण संबंधी नियमों और विद्युत धारा के विषय में हम बाद में सीखेंगे। ऊर्जा विद्युत धारा से ही संबद्ध है। एक भारतीय शहरी परिवार औसतन 200 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा का उपभोग करता है। तो विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम चैप्टर में दूसरे कक्षा 12 में अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं दिया जा रहा। अब आगे आ जाता है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, यानी मास ही एनर्जी में उसी तुलना में बदलता है एक निश्चित अनुपात में, ये कहने का मतलब। तो देखिए द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, तो कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक भौतिक वैज्ञानिकों का विश्वास था कि प्रत्येक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम में विलगित निकाय का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। हमने केमिस्ट्री में आपको 3 प्रकार के सिस्टम बताया था। एक ओपन सिस्टम, जैसे डिब्बा का ढक्कन खुला हो और उसमें कोई पदार्थ भरा हो, तो उससे ऊष्मा और ऊर्जा दोनों अंदर बाहर आ जा सकती हैं, यानी ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान वातावरण से हो सकता है। तो हमारा जो डिब्बा के अंदर पदार्थ है ये सिस्टम है और वातावरण सराउंडिंग है। दूसरा हमने बताया था क्लोज सिस्टम, यानी ढक्कन बंद कर दें अगर, तो पदार्थ बाहर नहीं निकल सकता, यानी मास बाहर नहीं निकल सकता, द्रव्यमान बाहर नहीं निकल सकता, पदार्थ केवल ऊर्जा बाहर निकल सकती है उसकी दीवालों से ऊष्मा के रूप में।
तो ये हो गया हमारा क्लोज सिस्टम। और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हिंदी में विलगित निकाय कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे थर्मस है, थर्मस भी पूर्ण तरह से विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, परंतु हम अगर मान लें कि थर्मस है तो उसमें देखिए बर्फ भर दें तो बर्फ ही बनी रहती है दिन भर, यानी न बर्फ बाहर जा सकती है न ऊष्मा बाहर जा सकती है। यानी ऊर्जा और द्रव्य का यानी पदार्थ का, मैटर का और एनर्जी का, दोनों का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग में यानी उस डिब्बे में और बाहरी वातावरण में नहीं हो रहा, तो इसको हम विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो वही कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक भौतिक विज्ञानी का विश्वास था कि प्रत्येक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम में यानी फिजिकल एवं केमिकल प्रोसेस में आइसोलेटेड सिस्टम का द्रव्यमान संरक्षित रहता है यानी मास कंजर्व रहता है। द्रव्य यानी मैटर अपनी प्रावस्था यानी स्टेज परिवर्तित कर सकता है। तो भौतिक विज्ञान के आधार पर देखा जाए तो जो मैटर यानी द्रव्य है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव, गैस, और एक प्लाज्मा अवस्था भी होती है, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में हमें नहीं बताया गया, जब आएगा तो देखेंगे। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कह रहा है उदाहरणार्थ, हिमानी बर्फ पिघल कर एक प्रवाही नदी के रूप में बह सकती है, लेकिन द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ही ना ही नष्ट। तो ये कहने का मतलब है कि जैसे हिमालय पर्वत में बर्फ बन जाती है और बर्फ पिघलती है तो बड़ी बड़ी नदियों में वो पानी बर्फ वाला बहता है, लेकिन जितनी बर्फ होती है पानी उतना ही बहेगा, यानी पानी का द्रव्यमान बर्फ का द्रव्यमान बराबर रहता है, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो वही कह रहा है कि द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही हमारा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम है। कहने का मतलब यह है कि वो द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। अर्थात तथापि अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं और निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित होते हैं। तो द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है और ऊर्जा द्रव्यमान में, उसके लिए आइंस्टीन ने E बराबर mc² समीकरण हमको दिया है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल है जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, अतः मात्र 1 किलोग्राम द्रव्य के ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित एक आश्चर्यचकित कर देने वाली ऊर्जा की मात्रा है, जिसका मात्रा कितनी होगी? E बराबर m द्रव्यमान 1 ग्राम गुणे 1 किलोग्राम। तो 1 गुणे प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि E बराबर mc² था, तो ये हम 1 किलोग्राम c² ये हो गया। तो आ गया 9 × 10⁻16 जूल। अब कितना 10⁻16 करेंगे तो कितना ज़्यादा होता है, मतलब 1 किलोग्राम से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी 1 किलोग्राम पदार्थ से, यानी द्रव्य से यानी मैटर से। तो वही कह रहा है कि यह एक बहुत बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पन्न करने वाले बिजली घर के वार्षिक उत्पादन 3000 मेगावाट के तुल्य है। 3000 मेगावाट, सोचिए इतनी बिजली उत्पन्न हो सकती है अगर 1 किलोग्राम पदार्थ को ऊर्जा में बदल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए आके देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, जो परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। तो एक और जहां मानव जाति द्वारा निर्मित अत्यंत विनाशकारी नाभिकीय आयुध विखंडन एवं संलयन बम उपरोक्त तुल्यता समीकरण 6.20 संबंध की अभिव्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर सूर्य द्वारा उत्पादित जीवन पोषण करने वाली ऊर्जा की व्याख्या भी उपरोक्त समीकरण पर ही आधारित है। तो ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, टूट रहे हैं नाभिक या नाभिक जुड़ रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, ये सब जो है हमारा जो समीकरण दिया गया है E बराबर mc², उसी के अनुरूप हो रहा है। और ये वीपन्स जो हथियार बनाए गए हैं मनुष्य के द्वारा जिनसे युद्ध लड़ रहा है,
है नाभिकीय आयुध, यानी विनाशकारी नाभिकीय आयुध, मतलब नाभिकीय बम जैसे बनाए गए हैं, उनकी बात हो रही है। तो इनमें जो ऊर्जा का स्रोत है, तो ये जो आइंस्टीन ने समीकरण दिया था E = mc², उसी के हिसाब से है। और जो सूर्य में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ जीवित रहने के लिए ऊर्जा के रूप में प्रकाश आता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ से पूरे संसार के जीवों को पोषण मिलता है। तो ये ऊर्जा भी जो उत्पन्न हो रही है, ये भी आइंस्टीन के समीकरण E = mc² पर आधारित है। इसमें हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिकों का संलयन द्वारा एक हीलियम नाभिक बनता है, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के 4 नाभिकों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। तो ध्यान दीजिए, नाभिकीय संलयन जो होता है, संलयन जो होता है, ये संलयन शब्द, तो इसमें संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिक होते हैं, नाभिकों के संलयन द्वारा एक हीलियम नाभिक बनता है, जिसका ऊर्जा जो है 4 नाभिकों के कुल द्रव्यमान से कम होती है। अब ध्यान दीजिए, बात को समझिए। तो जो 4 नाभिक हैं हाइड्रोजन के, 1H1 होता है हाइड्रोजन, 1H1, तो यहाँ पर देखिए इसमें इस तरह लिखा गया है। वैसे जो नाभिक के 3 समस्थानिक होते हैं, इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। समस्थानिक यानी आइसोटोप। आइसोटोप कौन हो? जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 1H1, 1H2, 1H3 ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यानी आइसोटोप हैं। इसका नाम प्रोटियम है, इसका नाम ड्यूटीरियम है, इसका नाम ट्राइटियम है। ये समस्थानिक हाइड्रोजन के। तो अगर हीलियम बनाना है तो 1H2 + 1H2 ये मिल करके 2He4 बनाते हैं। तो 2 हो गए, इसने 4 बोला है, तो अगर प्रोटियम 4 होंगे तो देखिए 4 अगर मिलेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री में इस तरह हम बनाएंगे। अब यहाँ पे जैसे भी लिखा गया है तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए जब नाभिक मिलेंगे, मेन जो मुद्दा है उसको समझने का प्रयास करिए कि जब 4 नाभिक मिलेंगे हाइड्रोजन के, जैसा इसमें कहा गया कि हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिकों के संलयन द्वारा एक हीलियम नाभिक बनता है, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के 4 नाभिकों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। तो कम क्यों हो गया द्रव्यमान? कम इसलिए हो गया कि जो 4 हाइड्रोजन उनको बांध करके एक हीलियम बनाना है, तो उसको बांधने के लिए जो ऊर्जा आएगी वो कहाँ से आएगी? यही द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया, जिससे बंधे 4 नाभिक, तब हीलियम का एक नाभिक बना। तो उस ऊर्जा को, बांधने वाली ऊर्जा को बंधन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो ये बॉन्ड एनर्जी इसी मास यानी द्रव्यमान से निकल करके बनी, इसीलिए द्रव्यमान कम हो गया। अब जितना द्रव्यमान कम होगा वो उसको तौला जाए तो वो द्रव्यमान की अगर ऊर्जा में परिवर्तन करके निकाला जाए तो जितनी बंध ऊर्जा होगी, बॉन्ड एनर्जी, उतना ही द्रव्यमान में कमी आएगी। ये कहने का मतलब यह द्रव्यमान अंतर डेल्टा एम, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं, इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ऊर्जा डेल्टा mc² का स्रोत है। देखिए इसमें लिख दिया। तो इसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, यानी जो ऊर्जा में कमी आई है वो चीज है। तो ये कहाँ से प्राप्त होगी? ये हमको प्राप्त होगी द्रव्यमान से में जो क्षति हुई है, मास डिफेक्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, उससे प्राप्त होगी। और यही जो मास डिफेक्ट है, यही जो ये है द्रव्यमान में अंतर है, यही
बंधन ऊर्जा में परिवर्तित होगा, यानी बॉन्ड एनर्जी में परिवर्तित होगा। तो ये मेन मुद्दा है जो उसको समझने की बात करी। और ये जो कह रहा है कि 4 नाभिक जो है हाइड्रोजन के, वो मिल करके एक हीलियम का नाभिक बनाएंगे, तो ये सब हम केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए कह रहा है कि विखंडन में एक भारी अस्थायी नाभिक जिसे यूरेनियम U9235, 92 इसका परमाणु क्रमांक है, आइसो एटॉमिक नंबर, और 235 परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास होगा, एक न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ संलयन यानी हीलियम नाभिकों का संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हुई है। अब यहाँ पर नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन की बात हो रही है। तो यूरेनियम 92-235 में जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो क्या होता है, इस प्रक्रम में भी अंतिम द्रव्यमान प्रारंभिक द्रव्यमान से कम होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो अंतिम द्रव्यमान होता है वो भी प्रारंभिक द्रव्यमान से कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी द्रव्यमान की क्षति होगी। तो ये जो द्रव्यमान की क्षति होगी वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग नियंत्रित नाभिकीय अभिखंडन अभिक्रिया पर आधारित नाभिकीय शक्ति संयंत्रों द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कराने में किया जाता है। तो ये जो ऊर्जा निकलती है इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, और कंट्रोल करके क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं बिजली बनाने में। देखे होंगे न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उनसे बिजली बनाई जाता है। कहते हैं नाभिकीय विधि द्वारा बिजली बनाई जाएगी। जैसे पटाखा छूटता है तो इसमें जो ऊर्जा है वो अनियंत्रित है, और पेट्रोल को जब गाड़ी में डाल दिया जाता है तो जो ऊर्जा है उसको नियंत्रित तरीके से हम लोग निकाल करके उसको क्या करते हैं कि नियंत्रित तरीके से निकाल करके उसको गाड़ी चलाने का काम करते हैं और इसमें उपयोग करते हैं, तो वही हमारे फायदे में उपयोग होती है। अब देखिए यही कह रहा है कि वहीं दूसरी ओर इसे अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित विनाशकारी नाभिकीय आयुधों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए कह रहा है कि वहीं दूसरी ओर इसे अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया, जैसे पटाखा छूटता है, एटम बम छूटता है, तो ये अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया है। तो यही युद्ध लड़ने में उपयोग किया जाता है और बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है। तो जब नियंत्रित अभिक्रिया कराएंगे तो वो फायदे के लिए उपयोग होगी, और जब अनियंत्रित हो जाएगी तो वो हमारा विनाश का काम करा देगी। सही अर्थ में किसी रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा डेल्टा यू को द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा ई बराबर डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर से भी संबद्ध किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ऊर्जा है E बराबर एम सी स्क्वायर, तो चूंकि यहाँ द्रव्यमान क्षति से ऊर्जा बन रही है तो डेल्टा E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर लिखा गया है, और जब डेल्टा एम को एक तरफ करेंगे तो डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। इससे भी संबद्ध किया जा सकता है। तथापि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट नाभिकीय अभिक्रिया में होने वाली द्रव्यमान क्षति से काफ़ी कम होती है। तो कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो मास डिफेक्ट है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसकी मास डिफेक्ट से काफ़ी कम होती है। सारणी 6.3 में भिन्न भिन्न घटनाओं और परिघटनाओं से संबद्ध कुछ ऊर्जाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे बिग बैंग से निर्मुक्त ऊर्जा 10⁻68 ये जूल है। बिग बैंग थियरी का मतलब ये है कि जब हमारा ब्रह्मांड बना तो उस समय एक गोला रहा होगा, छोटा सा परमाणु जैसे बम रहा होगा, वही फटा है, उसी के फटने से ये सब ग्रह नक्षत्र सब बने, और फटा है चूंकि तो बाहर की ओर भागेंगे, तो इसीलिए कह रहा है कि कहा जाता है कि अब भी ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। इसी प्रकार आकाश गंगा ये सब है, कोई इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है। अब हमारा आगे आ जाता है ये उदाहरण, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।